सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रयागराज में नैनी जेल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर कुछ ही देर में माफिया डॉन अतीक अहमद पहुंचने वाला है। आपको बता दें 1300 किलोमीटर लंबे सफर के बाद बस कुछ ही पलों में प्रयागराज के बॉर्डर पर उसकी एंट्री हो गई है। बस कुछ ही पलों में यहां पर अंदर उसको लेकर आया जाएगा। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम लेकर आएगी। अपने आप में ये पूरा का पूरा 24 घंटों का, आपको बता दें अब जिस तरह की स्थिति रही है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। 24 घंटे का ये सफर, और सवाल यह है कि क्या अब माफिया डॉन अपने अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि 3 दशक का उसका अच्छा खासा माफिया का राज रहा। उसको लेकर वो आगे बढ़ता रहा, उसको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा। लेकिन अब 17 साल पुराने एक मामले में कल कोर्ट में उसकी पेशी होगी, और पेशी के बाद माना यही जा रहा है कि पहली बार 100 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को जिसने अंजाम दिया हो, पहली बार उसके लिए सजा का ऐलान होगा, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। उमेश पाल और उनके परिवार को उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये नजीर बने। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले जिस जगह पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, सबसे पहले सत्य मैं चाहूंगी आप हमारे पास आइए, यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे अंदर किस तरह से यूपी पुलिस के तमाम यहाँ पर जवानों की मौजूदगी है। आपको जेल प्रशासन की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई जा रही है। बस कुछ ही पलों में यहाँ पर माफिया डॉन की मौजूदगी होने वाली है। अंदर उसका बेटा पहले से ही जेल के भीतर है। उसके कुल 5 बेटे हैं, जिनमें से एक फरार है। 2 आपको बताते चले जिनको बाल सुधार गृह में रखा गया है। एक बेटा अंदर जेल में बंद है, एक बेटा लखनऊ में है। अतीक अहमद को कुछ ही देर में यहाँ पर लेकर आया जाएगा, जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम हैं। मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पर बड़ी तादाद है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, बीते 24 घंटों में इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर देखी गई। लेकिन वहीं अतीक अहमद जब निकला था गुजरात के साबरमती जेल से, उसकी ओर से कहा गया था कि दरअसल कोर्ट के बहाने मुझे सूली पर लटकाने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से उसका ये बयान था, उसको डर था कि कहीं फेक एनकाउंटर रास्ते में उसका नहीं कर दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते उसकी जुबान बदल जाती है। वो कहता है डर काहे का, लेकिन डर और दहशत उसके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती थी। अब स्थिति ये हो गई है कि आगे क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल बड़ा ये है, आखिर एक माफिया डॉन को लेकर सहानुभूति की लहर कुछ तबकों की ओर से दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और सवाल बड़ा यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर क्या जीरो कॉम्प्रोमाइज की जो नीति यूपी सरकार की रही है, क्या वास्तव में अतीक अहमद को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद ये और मजबूत होगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। न गाड़ी पलटी, न एनकाउंटर हुआ, न परेशानी हुई, लेकिन सियासत हाई रही। माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला गुजरात के साबरमती से सड़क के रास्ते 24 घंटे के सफर पर निकला। रास्ते में 4 जगह रुका, फिर आगे बढ़ा। एक जगह मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बस गायों के झुंड से टक्कर हुई। बाकी सही सलामत अतीक उत्तर प्रदेश पहुंच गया। लेकिन जेल से निकलते ही अतीक ने जान के खतरे का शिगुफा जरूर छोड़ दिया। ये जो है आतंक फैलाते हैं, उस समय नियम कानून देखते हैं। कोई भी हमारा जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सब हम लोग सरकार नियम के कानून के तहत काम करती है, और न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही अतीक को यहाँ लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अतीक के अपराधों की दुनिया में पूरा कुनबा लिपटा है। उमेश पाल के अपहरण के केस में पेशी के लिए अतीक को गुजरात से प्रयागराज, तो अतीक के भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज शिफ्ट किया गया है। दोनों आरोपी सकुशल उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लेकिन उससे पहले गाड़ी पलटने से लेकर एनकाउंटर करने जैसी आशंकाओं पर खूब सियासत हुई। सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई रोड इंस्पेक्टर नहीं है जो किसकी गाड़ी आ रही है और उसका कैसे गाड़ी सकुशल पहुंचे, ये ड्राइवर जाने। इधर अतीक के परिवार वाले अलग आशंका जता रहे थे कि सड़क मार्ग से अतीक को लाने के कारण अतीक के एनकाउंटर की आशंका है। से बाहर निकलती है, आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी जी बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है?
अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि इनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। लोगों को सूली पे चढ़ा रहे हो। कहां थी वो उस दिन वो बहन? और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो बहन को डर लग रहा है। दरअसल अतीक अहमद के खिलाफ अपहरण के केस में 28 मार्च को फैसला आने वाला है। आरोप है कि 2006 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था और राजू पाल मर्डर केस में गवाही नहीं देने के लिए धमकी, मारपीट और जबरन हलफनामा पर दस्तखत कराए थे। उमेश पाल ने 2007 में अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और मारे जाने से एक दिन पहले उसी मुकदमे में आखिरी गवाही भी दे दी थी। उसी मुकदमे में गवाही देने के दूसरे दिन ही उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। लेकिन अदालत में अब ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का ऐलान होना है। अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा, इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है वैसे इसका भी होना चाहिए। अतीक अहमद पर उमेश पाल के अपहरण के 18 साल पुराने केस में फैसला आना है, लेकिन यही अतीक उमेश पाल की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस सुनियोजित हमले में उमेश पाल के अलावा 2 जवानों की भी हत्या की गई, जिसमें पुलिस अभी तक मुख्य आरोपियों और शूटर्स तक नहीं पहुंच सकी है। उम्मीद है कि अतीक अहमद के प्रयागराज लाने के बाद उमेश पाल मर्डर केस में कुछ बड़े खुलासे हों। अतीक अहमद के काफिले से गोपी घांगर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या प्रदेश में सुरक्षित शासन देने के वायदे के तहत अतीक अहमद को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या फिर इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति गरमाई है वो इस मुद्दे की अलग तरह की दिशा तय करती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर पहुंच चुका है अतीक अहमद। इस वक्त नैनी जेल में मेरी मौजूदगी है, यहीं पर रात भर उसको रखा जाएगा। और बड़ी खबर ये आ रही है कि नैनी जेल पहुंचने में तकरीबन अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। आधे घंटे के भीतर अतीक अहमद पहुंच जाएगा। 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर वो आ चुका है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए, इस बड़े से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त ये है, अतीक अहमद बस कुछ ही पलों में पहुंचेगा नैनी जेल। इस नैनी जेल में हालांकि इसके पहले भी अपने अपराधों के किए की सजा का वो थोड़े दिनों के लिए भुगत चुका है, लेकिन आपको बताते चले जिस तरह के आरोप उस पर लगे हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि जब सजा का ऐलान कोर्ट की ओर से किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे हम चाहेंगे कि सत्या अगर आप दिखा पाए, इस वक्त की बड़ी खबर भी हम दे रहे हैं और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं। यहाँ आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है पुलिस बलों की ओर से, क्योंकि अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी है। और यहाँ पर यकीनन इस ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बैरिकेडिंग का सामान लाया गया। अब उसको लगाकर ये लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों में पहुंचने वाला है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। लेकिन अतीक अहमद पहुंचा कहाँ, कितनी देर में नैनी जेल वो दाखिल होगा, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ रवीश पाल सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, सीधे आपके पास आते हुए, प्रयागराज के भीतर वो आ चुका है, कितना और वक्त लगेगा नैनी जेल पहुंचने में? अरविंद जी देखिए चित्रा, सीधे तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज तक पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जो वैन आप देख पा रही होंगी, आपको दिखाऊं, यही वैन अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर जहां मौजूद है नैनी जेल, वहां पर पहुंचने वाला। और जैसा कि आपने जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में एक बात कही थी कि क्या इस सहानुभूति से माफियाओं को फायदा मिलता है, तो सवाल यही है कि एक गुंडा, एक प्रयागराज का गुंडा सहानुभूति के दम पर विधायक बना, सांसद बना, एक के बाद एक दंदनाते हुए 100 केस उसने कर दिए, 100 बार अपराध किया, गुंडा एक्ट लगा। उसके बाद 3 बार कम से कम ऐसा हुआ कि गुंडा एक्ट स्थानीय प्रशासन ने वापस लिया। अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो ये काफिला, इस काफिले पर 36 घंटे से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजर थी। ये काफिला गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है और अपनी मंजिल पर अब ये सफर कितने देर में नैनी जेल पहुंच जाएगा ये माफिया? आप लोग कहां तक पहुंचे हैं अरविंद, इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी दे पाएं, किन रास्तों से प्रयागराज से गुजरते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं?
झांसी के बाद फिर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उससे गुजरते हुए, चित्रकूट से गुजरते हुए अब प्रयागराज में एंट्री हो गई है। मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर का और दूर का ये सफर होगा। जहां जब ये नैनी जेल पहुंचेगा, आपको मैं बताऊं 17 किलोमीटर अभी बाकी है नैनी जेल पहुंचने का, जहां इस वक्त आप चित्रा मौजूद है। लेकिन 100 ऐसे मुकदमे हैं। देखिए कितना बड़ा ये माफिया है और सियासत का इसने सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया कि एक के बाद एक 100 मुकदमे हुए, लेकिन कभी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रवीश पाल सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रवीश का रुख करते हुए। रवीश, आप क्या जानकारी देंगे? गाड़ी के आगे आप हैं, पीछे से लगातार अरविंद ओझा फॉलो कर रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा? जरा तस्वीरें भी दिखाइए रवीश आप। बिल्कुल बगा चित्रा, बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज के अंदर दाखिल हो रहा है अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस का काफिला। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से वो एक बार पीछे वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उस काफिले के ठीक साथ में हम चल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब महज चंद मिनटों का फासला रह गया है। जहां आप मौजूद हैं वहां कुछ ही देर में यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर के पहुंच रही है। और ये देखिए, ये बार पुलिस की गाड़ियां हैं जो हमें रास्ते से हटा करके किनारे लगने के लिए कह रही है, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल तेजी से, ये पीछे वैन भी आपको दिख रही होगी, उसी वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है। और बस आप ये समझिए कि 10 मिनट के भीतर 10 से 15 मिनट के भीतर ये गाड़ियां जो है आपके पास पहुंचने वाली है नैनी जेल, जहां पर आज पूरी रात अतीक अहमद को गुजारनी है। और हम इस काफिले के बिल्कुल आगे चल रहे हैं। ये आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज के अंदर यूपी पुलिस की इस काफिले के दाखिल होने की तस्वीरें हैं। और कोटा से हम लोगों ने ये सफर शुरू किया था अपना अतीक अहमद के इस काफिले के साथ यूपी पुलिस के, और अब ये सफर प्रयागराज की नैनी जेल में जाकर के खत्म होने वाला है। चंद मिनटों की बस देरी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे ही आप लोग नजदीक पहुंचेंगे मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी। बस कुछ मिनटों का और इंतजार, जिसके बाद अतीक अहमद, जिसने 30 सालों से ज्यादा का राज किया है इसी प्रयागराज में, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है इस बात को समझिए। 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बाय रोड उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेकर आ रही है। रास्ते में जहां जहां वो उतरता उसको इस बात का डर सताता रहता कि कहीं उसका एनकाउंटर नहीं कर दिया जाए। यही कारण रहा कि परिवार वाले, उसकी बहन साबरमती जेल के बाहर से ही लगातार उसको फॉलो कर रही है, ये बताते हुए कि उनकी तबियत खराब है और इस वजह से मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, और तमाम दलीलें वो भी देती हुई नजर आई मीडिया कैमरे पर। इसी पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए शलमणि त्रिपाठी जी, जो कि विधायक हैं और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब लीडर हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब विरोधी दल तो यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया है, लेकिन इसका फायदा माफिया को ना मिल जाए। साबरमती जेल से बाई रोड ले आने का क्या औचित्य था, ये पूछा जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग कानून को समझते हैं, जो लोग न्यायपालिका को समझते हैं और जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका का आदेश पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका हो सकता है। सैटेलाइट से तो अतीक अहमद को ला नहीं सकते। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। पुलिस के पास जो अपनी गाड़ी है, पुलिस के पास उस गाड़ी से उसको ले आना है और कोर्ट से परमिशन मिली है। लेकिन निश्चित तौर पे पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं कि एक माफिया जिसको इतने सालों तक कभी कानून का खौफ नहीं रहा, एक माफिया जो सरकारों पर राज करता रहा, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती रही, MLA बनाती रही, आज पहली बार वो माफिया और उसका पूरा कुनबा कितने खौफ में नजर आ रहा है, ये जरूर देश के लोगों ने देखा है। पहली बार उसको सजा होती हुई नजर आ रही है। कल कोर्ट का ऑर्डर आना है, कोर्ट का ऑर्डर क्या आएगा हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन पहली बार ये स्थिति आई है कि अतीक अहमद जैसे डॉन, अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया को सजा के दायरे में लाया गया है, उसको सजा सुनाई कर जानी है। तो लोग ये देख रहे हैं कि पहली बार ये सारा कुछ हो रहा है। और निश्चित तौर पे देश के लोग यह भी समझ रहे हैं कि किन लोगों ने ऐसे माफिया को पाला पोसा, किन्होंने उसको संरक्षण दिया और किनको बेचैनी है। मैं तमाम सारे लोगों की बाइट सुन रहा था, नेताओं की बाइट सुन रहा था। मैंने देखा कि जितनी परेशानी अतीक अहमद के परिवार को नहीं है, जितनी घबराहट अतीक अहमद के परिवार को नहीं है, उससे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को है। राम गोपाल यादव जी तो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वह भी बयान दिए जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इतनी ज्यादा सिंपैथी, इतना ज्यादा ओवर डिफेंसिव एक माफिया डॉन को लेकर राजनीतिक दल कैसे हो सकता है जो ये कहता है कि हम तो सेवा करते हैं। और देश के लोगों ने देखा है, प्रदेश के लोगों ने देखा है, ये सिलसिला तो हमेशा से चला है, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद रहा हो। पालने पोसने का एक पूरी परंपरा रही है ऐसे माफियाओं, ऐसे गुंडों को गली से उठाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की,
विधानसभा में भेजने की परंपरा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नजीर बनेगी आशुतोष वर्मा योगी जी। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आशुतोष वर्मा जी, एक अपराधी जिसने 100 से ज्यादा गंभीर वारदातों को अंजाम दिया हो, जिसके ऊपर हत्या, फिरौती, अपहरण के गंभीर आरोप लगे हुए हों, उस अपराधी से इतनी ज्यादा सहानुभूति क्यों है समाजवादी पार्टी की? बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा जी, वाकया है 2018 का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और फूलपुर का उपचुनाव चल रहा था। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को लड़ा रही थी और बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तब यही अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी में जाके आवेदन करता है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है और 54,000 वोट पाता है। एक वाकया वो रहा। उसके बाद यही अतीक अहमद, जिसकी बहन खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि वहां की कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा चैनल में, उन्होंने 5 करोड़ रुपए ले रखे हैं, कई फोटोज वायरल हुई हैं। फिर यही अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के में रहते हुए, सरकार रहते हुए बीजेपी की, गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस जेल में कैद है। और इलाहाबाद जो भारतीय जनता पार्टी, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज जो कि उप मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां पे गुजरात में रहते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कांड कर लेता है। क्या आपको लगता है कि सरकार और तंत्र के बिना वो काम ये कर पा रहा है? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहा है कि आप इसको क्यों पोषण कर रहे हैं? क्या वाकई आप इसको समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको आक्षेप कर रहे हैं? अगर आप इतनी ही मिट्टी में मिलाने थे तो आप गाड़ी क्यों नहीं पलटी? क्योंकि हमको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अतीक अहमद अब लायबिलिटी नहीं, एसेट है। वो एसेट है, वो यूज करेगी। किस तरीके से मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, किस तरह धार्मिक उन्माद फैलाओ, ये काम अब भारतीय जनता पार्टी अतीक अहमद के साथ करने वाली है और करती रही है। इसके प्रामाणिक सबूत भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती का हम लोग के ऊपर आरोप लगाते थे, कभी था समाजवादी पार्टी में, आज की डेट में अखिलेश यादव की पार्टी में वो नहीं है। इसलिए हमारा से कोई संबंध मेहमानों के पास जाऊंगे। हाँ, ठीक है। आज भी अगर आप गूगल करेंगे, आज भी अगर आप गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे, तो आशुतोष वर्मा जी हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। अरे कब लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में, कब उसने आवेदन दिया? आप एक प्रमाण बता दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से एमपी रहा है, ये तो पूरे देश को पता है। आशुतोष भाई किसको गुमराह कर रहे हैं? और ऐसी कार्रवाई जो हो रही है, जिसके बाद पूरा का पूरा कुनबा अतीक अहमद का चिल्ला रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस से बचाओ, उत्तर प्रदेश की सरकार से बचाओ। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि किसने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर लोकसभा के भीतर भेजा और कौन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। किसकी सरकार में मुख्तार अंसारी जैसा डॉन व्हील चेयर पर बैठकर आया, और आप कहते हैं गाड़ी पलटने के बाद आपके नेता तो न जाने क्या क्या बता रहे थे कि ये प्रमाण है। पुलिस को धमका रहे थे कि पुलिस के लोगों को अगर कुछ हुआ तो कल गूगल से तस्वीरें आ जाएंगी, कल को आप फंस जाओगे। तो आप ये पुलिस के लोगों को क्यों धमका रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कल को आप जेल चले जाओ? तो आपकी जो सहानुभूति है आपके नेता की, रामगोपाल यादव जी का भी हमने बयान सुना। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि हत्या हो जाएगी। अरे हत्या तो उनकी हुई है। एक बार उमेश पाल की मां से जाकर मिलिए आशुतोष जी, अपने पार्टी के लोगों को भेजिए, उमेश पाल की मां का दर्द सुनिए कि कैसे 2-2 बेटों की हत्या हो गई। वो अभी पिछड़े समाज से आते हैं, उमेश पाल भी पिछड़े समाज से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रयाग के भीतर दौड़ा कर विधायक को गोली मारी गई और अस्पताल ले जाते वक्त अस्पताल के बाहर भी गोली मारी गई। उसके बावजूद आपको लगता नहीं कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं? ये देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपके साथ ये न्याय किया है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन पे आके झूठ बोलना है और बाहर जाके आतंकवादियों का, अपराधियों का समर्थन करना है। सीरियल ब्लास्ट होता है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। और कौन से आतंकवादी? जिन्होंने काशी में हमला किया, जिन्होंने लखनऊ में हमला किया, जिन्होंने गोरखपुर में हमला किया, अयोध्या की कचहरी में हमला किया, उनके मुकदमे आप वापस लेते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है कि साहब मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, इनको ले जाकर पद्मश्री दे दीजिए। तो ये परंपरा जो आपकी सरकार में रही है अपराधियों, गुंडों, आतंकवादियों को पालने पोसने की, वो खत्म हो गई है। इसीलिए आज माफिया खौफ में है और जनता खुश है। लेकिन इस पूरे मामले में तो न्यायालय को फैसला देना है ना। सजा का ऐलान कब कैसे होगा ये तो न्यायालय की ओर से कल फैसला किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, एक सेकेंड सर, लौट रही हूँ मैं। देवरिया जेल में जब ये माफिया बंद था, जेल के भीतर ही एक व्यापारी को बुलाकर उसको डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोप लगे, जिसके बाद कोर्ट ने इसको साबरमती जेल भेजा। उस समय तो बीजेपी की ही सरकार थी।
एक अपराधी का इतना ज्यादा कैसे मनोबल बढ़ जाता है कि जेल के भीतर वो बुलाता है व्यापारियों को और वहीं से उनको धमकी देता है। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से अब जिस माफिया को लेकर कुछ तबकों से सहानुभूति भी जताई जा रही है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरह का उसके ऊपर 100 से ज्यादा का केस दर्ज हो चुका है। उसके भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हो चुका है और सारे के सारे गंभीर मामले हैं। उसकी पत्नी पर 3, बेटे अली पर 4 जो इसी जेल के भीतर बंद है। उमर जो लखनऊ जेल में बंद है उसके ऊपर 1 और अब बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख रुपए का इनाम भी है। यूपी पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई, अवैध ठेका टेंडर अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग का 1200 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। तो यकीनन इस सरकार में अगर हुआ है तो क्या सीधे आपके पास रहमानी साहब आते हुए तब तो योगी सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर चल रहे हैं अपराधियों पर, तो दूसरी तरफ देखिए उनको किए की सजा दिलाने के लिए जो 100 से ज्यादा मामलों में वांछित अपराधियों जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हों, एक भी सजा का ऐलान उसके खिलाफ अब तक नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? और अगर यूपी की योगी सरकार में ऐसा हो रहा है तो तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए फिर आपको, रहमानी साहब? चित्रा जी, मैं आज के जमाने में बहुत परेशान हूं कि किसकी तारीफ करूं और किसकी तारीफ न करूं। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट और असेंबली से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। और बहुत से हार्डकोर क्रिमिनल तो ऐसे हैं कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाए और वो मंत्री बन जाए तो उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, हार्डकोर केसेस मुख्यमंत्री के ऊपर से उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए गए। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जमाना जिसमें पॉलिटिशियन को जूते बार के लोकसभा और असेंबलियों से बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनलाइजेशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप गौर फरमाइए, आपके चैनल पे पूरे मीडिया हाउसेस में ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ही क्रिमिनल है और आज उसका खात्मा हो रहा है, जैसे इनका एनकाउंटर का इंतजार किया जा रहा है जो गैर कानूनी किस्म की चीज है। आप इस तरीके से अगर क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम पे हो रहा है तो क्या ये जमाने को बदकिस्मत न कहूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्रिमिनल को एक हार्डकोर सर, आपको तो मुझे लगा था रहमानी साहब, एक सेकंड सुनिए ना सर, मुझे तो लगा था कि आपको तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक हार्डकोर क्रिमिनल। आप मेरी बात सुनिए रहमानी साहब, एक सेकंड। आप इस तरह से मीडिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सर सवाल सुन लीजिए आप, एक सेकंड रहमानी साहब सवाल सुन लीजिए आप। उसने 2018 में तो ऐसा है नहीं कि उसने पहला अपहरण या कुछ किया हो या डराया धमकाया हो, उसका 30 सालों से ज्यादा का आपराधिक इतिहास रहा है। अलग अलग सरकारें यहां पर रही, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सजा का ऐलान किसी भी मामले में क्यों नहीं हुआ? कौन उसको बचाता रहा? और आपको लग रहा है कि अगर मीडिया कवरेज दे रहा है तो मीडिया ही दोषी है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए मीडिया की कि कम से कम अतीक अहमद के बारे में जो काला चिट्ठा है 30 सालों का, वो पूरा देश के। एक सेकंड सर, नहीं, गलत बयानी नहीं, आप मीडिया पर बिल्कुल नहीं बोल सकते सर। रास्ते भर 1300 किलोमीटर हमारे रिपोर्टर्स लगातार उसको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। अतीक अहमद के खिलाफ बोल दो तो आपको दिक्कत हो गई है, गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है सर। बिल्कुल दिखाएगा मीडिया, क्यों नहीं दिखाएगा? मीडिया की ये जिम्मेदारी है, अपराधियों को बचाने का काम अगर किया जा रहा है ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया दिखाएगा। 100 से ज्यादा मामलों का जो अपराधी हो, जब आप उमेश पाल और राजू पाल के उनके परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। एक विधायक को सरेआम मार दिया जाता है। 2005 में किसकी सरकार थी? बीएसपी का वो विधायक था, बीजेपी का तो था नहीं, बीएसपी का वो विधायक था। उसको सरेआम मार दिया जाता है दिन दहाड़े। किसका राज था? 2006 में एक आदमी का अपहरण कर लिया जाता है, किसका राज था? 2007 में सरकार बदली, बीएसपी की सरकार आई, बहन मायावती जी की सरकार आई, उनके विधायक का मर्डर हुआ था, क्यों नहीं इंसाफ मिला? पूछा जाएगा ना पलटकर। मीडिया पर दोष देने से सर कुछ नहीं होगा। और मीडिया पर सर देखिए रहमानी साहब, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मीडिया पर यह ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए सर, और अपराधी को उसके किए की सजा मिले, इस पर आइए। 100 से ज्यादा मामले, जरा उमेश पाल और राजू पाल के परिवार के बारे में भी सोचिए। अब बिना मीडिया के बारे में चर्चा किए सिर्फ अपराध पर बात होगी। बोलिए सर, सिर्फ अपराध पर बात, मीडिया पर चर्चा नहीं होगी। देखिए, मैं 30 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये अतीक चकिया हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, हमको शर्म आती है। और मैं आज इस गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं वो शर्म की वजह से बोल रहा हूँ। हमें शर्म आती है कि इस किस्म के लोगों को इस सियासी व्यवस्था ने हमारा लीडर बना के पेश किया है। मुख्तार अंसारी हमें लीड करेंगे, अतीक अहमद चकिया हमें लीड करेंगे, शहाबुद्दीन हमें लीड करेंगे, और चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, इनको अगर लीडरशिप के लिए कोई दिखाई देता है तो ये लोग दिखाई देते। कोई पॉलिटिकल ब्रेन इस उम्मत में नहीं बचा है। बात हो जाए मुसलमान कौम
क्या आपको सिर्फ क्रिमिनल्स दिखाई देते, आपको लैंड माफिया दिखाई देते, आपको किलर दिखाई देते, आपको मर्डर दिखाई देते, और आप उन मर्डर्स को उठा के मुस्लिम लीडर बना के लोकसभा में भेजते हो और असेंबलियों में भेजते हो, और उसके बाद कोई एक धुला नहीं है। मैं बीजेपी को नहीं धो रहा हूं, साफ नहीं कर रहा हूं, इनके तो चीफ मिनिस्टर 12 से ज्यादा मुकदमे कत्ल के, लूट के, आतिशबाजी के, और वो एक दिन में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वापस ले लिए 2014 का उनका हलफनामा पढ़िए जो उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 2017 का पढ़िए, सारे केसेस वापस ले लिए, और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। मैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुखालिफ हूँ। हम नहीं चाहते कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आए किसी भी सूरत में। आप पॉलिटिशियंस को निकाल के बाहर रख देंगे और क्रिमिनल्स को आप आगे बढ़ाएंगे, ये व्यवस्था इस देश के ऐसे नहीं चल सकेगी। हम सुचारू देश नहीं बना सकते। ये कोई देश का प्रेम नहीं है कि आप पॉलिटिशियन को ग्लोरीफाई करके सामने करके आप उसको दिखा के कम्युनलाइज करने की कोशिश करें। क्रिमिनल है, धर्म मत ढूंढिए उसका, जेल में डालिए, फांसी के लायक है तो फांसी दीजिए। लेकिन ठीक है सर, कलीमुल हफीज साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार अतीक अहमद का जो काफिला आ रहा है, जो गाड़ी आ रही है उसके साथ चल रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले शलमणि त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके बड़े नेताओं ने सरकार बनते ही अपने ऊपर से मामले हटा लिए, जल्दी से जवाब इस पर सर। रहमानी साहब मुझे लगता है कि बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन रहमानी साहब अभी विधानसभा में सवाल हुआ था और सवाल का जो आपने आरोप लगाया बिल्कुल झूठा निकला। कोई मुकदमा किसी ने वापस नहीं दिया है, आपको जानकारी रखनी चाहिए, नहीं तो आप भी कानून के दायरे में आएंगे। ऐसा नहीं है, आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल पे झूठ बोल के नहीं निकल सकते, और आपकी जो बौखलाहट है वो सामने नजर आ रही है। आज एक अतीक अहमद नाम के माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आपके चेहरे की जो बौखलाहट है वो नजर आती है। आप मीडिया को कोसते हैं, आप सरकार को कोसते हैं। आपके रिश्तेदार जब समाजवादी पार्टी के लोग जब उनको टिकट देते थे, उनको सलाह क्यों नहीं दी आपने? जब आपके रिश्तेदार बहुजन समाज पार्टी के लोग इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते थे, तो उनको सलाह क्यों नहीं दी? आज भी बसपा ने इनकी पत्नी को अपनी पार्टी में रखा है, उनको सलाह क्यों नहीं देते हैं? तो आप इनको डिफेंड करते हैं, कभी अपराधियों को, कभी आतंकवादियों को, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है, आपकी कुंठा निकलती है। आप कहते हैं कि धर्म से मत जोड़िए। कौन धर्म से जोड़ रहा है? धर्म से तो आप जोड़ने आते हैं। हमारे लिए अपराधियों, आतंकवादी, उनकी कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जब धर्म का नकाब ओढ़कर अपराधियों, आतंकवादियों का बचाव करने आते हैं, तो जरूर उनको लोग धर्म के चलते पहचानते हैं। रहमानी साहब की तकलीफ हम समझ सकते हैं, आपकी कुंठा भी हम समझ सकते हैं, आपका दर्द भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों की हत्या हुई, राजू पाल जी की हत्या हुई और कृष्ण राय जी की हत्या हुई। कौन लोग उसके पीछे शामिल थे? क्या मुख्तार अंसारी शामिल नहीं था? अतीक अहमद शामिल नहीं था? तो आपको कहते हुए शर्म आती है? आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपराध में शामिल है, जो आतंकवाद में शामिल है। आप कभी जाकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं समझाते? आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं, आप जैसे लोग अपनी कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कम्युनिटी में जाकर कभी नहीं समझाते कि आतंकवादी मत बनो, अपराधी मत बनो, पढ़ाई करो, कंप्यूटर देखो। आप उनको खुद जाकर कट्टर बनाने की उनको तालीम देते हैं। आपने कभी कट्टरवादियों के के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है सर, दोनों ही पक्षों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो नैनी जेल की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ। इस वक्त समाज श्रीवास्तव, गोपी घांगर मेरी सहयोगी, 2 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगातार साबरमती जेल से, अहमदाबाद से आपने इस काफिले के साथ लगातार आप बनी हुई है, प्रयागराज में एंट्री हो चुकी है, कितनी देर में नैनी जेल में पहुंच जाएगा ये काफिला? अतीक अहमद कुख्यात गुंडा कब तक यहाँ पहुंच जाएगा? बिल्कुल, देखिए नैनी जेल में पहुंचने में अभी भी 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, तो करीब आप समझ लीजिए कि 10 से 15 मिनट के आसपास नैनी जेल में पहुंच जाएगा अतीक अहमद। और देखिए 24 घंटे लगातार, कल शाम को 5:40 पे साबरमती की सेंट्रल जेल से निकला था अतीक अहमद, और आज करीब यही टाइम पे वो नैनी जेल पहुंचेगा। तो 24 घंटे का लगातार जो सफर रहा है, लगातार देखिए अतीक अहमद के चेहरे पे वो डर भी दिखा है हमें, और कहीं ना कहीं अतीक अहमद ने जो आशंका थी चित्रा। बिल्कुल, गोपी घांगर मेरी सहयोगी लगातार साबरमती जेल के बाहर से उन्होंने फॉलो करना शुरू किया इस काफिले को, और अब वो प्रयागराज पहुंचने वाली है। पल पल की जानकारी गोपी लगातार आप तक पहुंचा रही थी। हमारे साथ रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के हिस्से में जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद से उन्होंने काफिले के साथ चलना शुरू कर दिया। रवीश, आप जानकारी दे रहे थे, बोलिए, कब तक पहुंच रहे हैं?
बस नैनी जेल की दीवार मेरे दाएं तरफ अगर आप देखें तो नैनी जेल की दीवार चल रही है। नैनी जेल के ठीक बाहर का जो हिस्सा है वहां पे हम इस वक्त चल रहे हैं और महज 2 से 3 मिनट का हिस्सा ये देखिए पहुंच गए हम। ये गाड़ियों का काफिला पहुंच गया जेल परिसर की तरफ। आप देखिए हम सीधे अंदर दाखिल हो गए हैं और ये नैनी जेल परिसर की तरफ देखिए गाड़ी दनाते हुए सीधे अंदर जा रही है। ये जेल परिसर के अंदर का हिस्सा है और यहाँ पे देखिए गाड़ियों को ये रोक दिया गया है, यहाँ पे रोक दिया गया है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से वो नीचे उतरे, यहाँ से दिखाए। नैनी जेल पहुंच चुका है गाड़ियों का काफिला। चित्रा बिल्कुल मैं बाहर ही हूँ। जल्दी से हमारे सहयोगी इधर आइए। सत्य जल्दी आइए, थोड़ा दौड़ के आइए। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। काफिला पहुंच चुका है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां अंदर आ चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अतीक अहमद का काफिला यहाँ पर अंदर आ चुका है। ये सीधी तस्वीरें सत्य आप दिखाइए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफिला इस वक्त अतीक अहमद का साबरमती जेल से इसी समय आपको बताते चले शाम के 5:30 का करीब वक्त हो रहा था, उस समय चलना शुरू हुआ। और ये तस्वीरें आपके सामने है अतीक अहमद का ये काफिला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे से ये गाड़ियां देखिए एक एक करके ये गाड़ियां, एक गाड़ी जा चुकी है यहाँ पर पुलिस की, दूसरी एक एक करके गाड़ियां यहाँ से होती हुई गुजर रही है। ये दूसरी गाड़ी है यूपी पुलिस की जिसमें मौजूद है। ये देखिए ये दूसरी गाड़ी, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ लोग जवान हैं। और अब ये तीसरी गाड़ी भी यहाँ पर आ रही है। यूपी पुलिस की ये तीसरी गाड़ी है, वो भी आगे आ रही है। और इन्हीं गाड़ियों में अतीक अहमद है यूपी पुलिस की। आपको बताते चले इसमें नहीं है, इसमें तो पुलिस कर्मी थे। ये वाली गाड़ी देखिए ये पूरी तरह से पैक है। ये 2 गाड़ियां हैं, दोनों में लॉक लगा हुआ है। 2 गाड़ियां आगे की तरफ, सत्य जल्दी आइए, आगे की तरफ आएंगे। आपको बताते चले लॉक लगा हुआ है अंदर बिल्कुल भीतर। जो बीच वाली गाड़ी है वो दाखिल होती हुई और उसमें बैठा हुआ है अतीक अहमद को अब उसके किए की सजा मिलेगी। अंदर जो जेल के भीतर का हिस्सा है वहां पर वो जा चुका है। और आपको बताते चले कि अब यहाँ पर अंदर की तरफ वो जा चुका है। और ये लगातार मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे थे। दो गाड़ियां थी जिनमें से एक में रखा गया था और अब वो अंदर की तरफ जा चुका है अतीक अहमद। 17 साल पुराने मामले में उसके किए की सजा का ये दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तरफ वो दाखिल हो चुका है। और आज रात इसी जेल में उसको रखा जाएगा। आज रात इसी जेल में अतीक अहमद को रहना है। उसका बेटा अली पहले से ही इस जेल के भीतर मौजूद है। और गाड़ियों का ये काफिला आपको बताते चले 24 घंटे बाद साबरमती जेल से निकला था। 24 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब अतीक अहमद अंदर जा चुका है। अंदर की तस्वीरें अगर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें अतीक अहमद अंदर। अब 2 गाड़ियां थी जिनमें से एक गाड़ी के भीतर वो बैठा हुआ था। और आपको बताते चले उसमें से अब उसको निकालकर अंदर जेल के भीतर लेकर जाया जा रहा है। अतीक अहमद जिसका राज चलता था इसी प्रयागराज में, फूलपुर से 2004 में वो सांसद बनता है। फूलपुर लोकसभा सीट जो जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट थी, वहां पर मुझे पीसीआर की आवाज आ रही है, प्लीज आवाज आप अपनी हटाइए। आपको बताते चले फूलपुर से 2004 में वो सांसद बनता है और उसके पहले वो विधायक रहता है लगातार 5 बार। अब उसके किए की सजा उसको मिलने जा रही है। वो आ चुका है नैनी जेल में वो बंद रहेगा। उसका बेटा अली पहले से इसी जेल में बंद है। अशरफ बरेली जेल से जो उसका भाई है उसको लेकर आया जा रहा है। राजूपाल हत्याकांड को 2005 में अंजाम दिया गया था। उसका गवाह था उमेश पाल को 2006 में अपहरण कर लिया जाता है। उसी पूरे मामले में 2007 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और अब जरा सोचे इतने लंबे अरसे के बाद, अपहरण वाले मामले में इतने लंबे अरसे के बाद कल फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। 100 कम से कम आपको बताते चले आपराधिक मामले जो बेहद गंभीर हैं 100 उसके ऊपर दर्ज हैं। और उस आपराधिक मामले में अब किए की सजा का ऐलान होने जा रहा है। और नैनी जेल में आ चुका है अतीक अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है अतीक अहमद। 24 घंटों का सफर तय कराने के बाद अतीक अहमद को लेकर इस वक्त जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो आ चुकी है यहाँ पर सीधे नैनी जेल के भीतर। नैनी जेल में अलग बैरक में उसको रखा जाएगा। वहां पर पूरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और आपको बताते चले सुरक्षा के भी वहां पर ऐसे कड़े इंतजाम, परिंदा भी पर नहीं मार सके। अशरफ को अलग बैरक में रखा जाएगा, अतीक अहमद को अलग जगह रखा जाएगा। उसका बेटा अली उसको पहले वो जिस बैरक में था वहां से दूसरी तरफ दूर उसको रखा गया है। पूरे के पूरे अगर परिवार की आप कुंडली देखेंगे तो एक तरफ अतीक अहमद अपने किए की सजा पाने के लिए आ चुका है उसी प्रयागराज जहां पर उसने अपराध के दुनिया में दस्तक दिया था और उसके बाद लगातार अपना विस्तार करता हुआ वो चला गया था।
और आपको बताते चले कि नैनी जेल के भीतर वो आ चुका है, उसको अंदर लेकर जाया जा चुका है और कुछ ही देर में हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाएगी, उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब फिलहाल आ चुका है अतीक अहमद नैनी जेल में। संतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, कहाँ रखा जाएगा, कौन से बैरक में रखा जाएगा, क्या है पूरी जानकारी संतोष? देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं आपको चित्रा जी, अपने आप में बड़ी बात है कि नैनी जेल, किसी भी जेल का जो मेन दरवाजा होता है वो नहीं खुलता है। जो वज्र वाहन जिसको अंदर आप देख रहे थे, जहां पर अतीक को उतारा गया, ये अमूमन अंदर नहीं जाता है, ये जेल के गेट पर ही रुक जाता है और जो भी कैदी हैं उनको इसमें बैठा करके बाहर ले जाया जाता है या बाहर से अंदर रखा जाता है। बाकी जो मेन गेट पे पहले ही उतार करके अतीक अहमद को पैदल या दूसरे कैदी पैदल जाते हैं, लेकिन अतीक अहमद को के लिए जो वज्र वाहन है ये अंदर ले जाया जा रहा है। अंदर जो बैरक है हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। ये हाई सिक्योरिटी बैरक में सीसीटीवी बैरक में अंदर है, यानी कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। वहीं बंदी रक्षक जो नैनी जेल में अशरफ और अतीक के लिए रखे गए हैं, जो डिप्लॉयड किए गए, उनका बैकग्राउंड चेक किया गया है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले, यानी कि बंदी रक्षक है उनकी भी निगरानी की जा रही है कि वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया अतीक गैंग से जुड़े होने के चलते। तो उन बंदी रक्षकों का भी बैकग्राउंड चेक किया गया और हर एक बंदी रक्षक बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ लैस होगा। और ये देखिए, ये अतीक अहमद की गाड़ी जो आपको बीकॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही है, ये सीधे अंदर ले जाया जा रहा है। ये अंदर ही खड़ी करके वहां से अतीक अहमद के लिए जो दरवाजा है वो खोला जाएगा और अतीक अहमद सीधे प्रयागराज की नैनी जेल में, जिस सेंट्रल जेल में अप्रैल 2019 को अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबरमती ले जाया गया था, वही माफिया डॉन अतीक अहमद अब प्रयागराज जेल पहुंचा है। और तारीख आज यानी कि 27 मार्च 2023 को लगभग 4 साल होने को हैं और 4 साल बाद माफिया डॉन उसी जेल में आया है जिस जेल से उसको साबरमती जेल भेजा गया था, उसी नैनी जेल में। और यहीं पर अशरफ को भी थोड़ी देर में लाया जाएगा। अशरफ जो बरेली जेल में है, जो उमेश पाल किडनैपिंग केस का सह आरोपी है जिसको बरेली से लाया जा रहा है, वो भी नैनी जेल में होगा। लेकिन दोनों की बैरक अलग होगी। बहुत महत्वपूर्ण कि दोनों भाइयों की अलग बैरक होगी, अलग हाथा होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे से मिल सकें, देख भी नहीं पाएंगे, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है। और उसके बाद अतीक और अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। वहां पर जो जेल कर्मी लगाए जाएंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ लगाए जाएंगे, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और जो सीसीटीवी जो कैमरे बैरक में लगाए गए हैं उसकी लाइव फीड लखनऊ में बैठे अधिकारी देख रहे हैं। लखनऊ में बैठे अधिकारियों के जरिए वो लाइव फीड दी जाएगी। और ये देखिए ये गाड़ी, और ये देखिए मेन गेट भी बंद कर दिया गया। ये मतलब आप देखिए कि ये मेन गेट बंद कर दिया गया। अपने आप में शायद ये पहली बार होगा कि किसी भी माफिया डॉन को लाने वाली गाड़ी को ही अंदर बंद कर लिया गया। अब गाड़ी अंदर बंद है और गाड़ी के अंदर अतीक अहमद बंद है। गाड़ी बंद है और गाड़ी के अंदर अतीक अहमद बंद है। ये दोनों ही अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि पूरी गाड़ी की गाड़ी जेल के अंदर डाल दी गई और अब बंद दरवाजे के अंदर अतीक अहमद निकलेगा और अतीक अहमद को फिर बैरक में डाला जाएगा। तो ये नैनी सेंट्रल जेल जहां पर अतीक अहमद को लाया गया है। और इसके थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि आधा घंटे का वक्त और लगेगा जब अशरफ को भी इसी नैनी सेंट्रल जेल में लाया जाएगा। तो अपने आप में एक ये बड़ी एक अपने आप में मैंने नहीं देखा कि कभी किसी भी जेल का दरवाजा बंद करके ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस जेल के भीतर न सिर्फ बंदियों की पूरी चेकिंग की जा रही है, बल्कि इसके अलावा अंदर जितने लोग तैनात थे, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी है या फिर जो जेल से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल ली गई। उनमें से भी कुछ को बदला गया। यहाँ पर आपको बताते चले प्रयागराज में कई ऐसे पुलिस हैं जिनका तबादला अलग अलग जगहों पर कर दिया गया है। और जब से ये खबर सामने आई, तकरीबन 25 ऐसे पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं जिनका इधर उधर तबादला किया गया है। यानी कि ये स्थिति है प्रयागराज में। प्रयागराज में कैसे उसने प्रशासन को भी अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, आप इस बात को समझ सकते हैं। यही कारण है कि यूपी पुलिस और यूपी की सरकार कोई भी कोताही इस पूरे मामले में बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बार जेल के भीतर बुलाकर 2018 में एक व्यापारी को धमकाया था, उसको अपनी संपत्ति अपने नाम करने की धमकी इसी अतीक अहमद की ओर से दी गई थी, जिसके बाद उसको साबरमती जेल भेजने का फैसला किया गया था। आज की सजा पाने के लिए 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद अब पुलिस लेकर आ चुकी है। जेल की रोटी खानी पड़ेगी अब इसी प्रयागराज की, जहां पर नैनी जेल में पहले भी वो बंद हो चुका है। जेल
अलग अलग जेलों में वो जा चुका है, लेकिन बस अंतर इतना है कि सजा का ऐलान किसी मामले में पहली बार होने जा रहा है कल। 100 से ज्यादा वांछित मामलों में अपराधी इस शख्स को आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है, पहली बार सजा का ऐलान कल होने जा रहा है। इसी वजह से ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। यूपी की योगी सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतना महिमा मंडन करके क्या दर्शाना चाहती है सरकार। लेकिन कुल मिलाकर की एक सजा पाने के लिए इस वक्त अतीक अहमद को जेल के भीतर लाया जा चुका है, फिर उसको बैरक में भेजा जाएगा, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज रात जेल की रोटी, जेल का खाना, जेल का पानी सब उसको पीना पड़ेगा यहीं पर। पहले वो साबरमती जेल में 4 सालों तक बंद था, लेकिन अब नैनी जेल में रहेगा। कल उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लेकर जाया जाएगा अदालत में, जहां पर अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया जाएगा। और कल का दिन अतीक अहमद के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि 30 सालों तक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर जिसने अपनी पहचान बनाई, वो न प्रशासन को समझता था, न सरकार को समझता था। वो अपना ही प्रयागराज और उसके आसपास के हिस्से में अपनी ही तूती वो बुलवाने की कोशिश में लगातार लगा रहता था। जरा सोचिए, अपहरण के, फिरौती के कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं। अब उस शख्स के ऊपर संतोष हमारे साथ है, संतोष को जोड़ना चाह रहे हैं। संतोष, अंदर से कोई जानकारी मिल रही है क्या? संतोष, देखिए ये गाड़ी निकल चुकी है, यानी कि अतीक अहमद जिस गाड़ी से अंदर उतार दिया गया है, और ये गाड़ी पूरी जो अंदर जेल के अंदर कर दी गई थी, यानी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद और गाड़ी जेल के अंदर, ये गाड़ी अब बाहर निकाल दी गई है। ये मेन गेट से बाहर निकाली गई है, यानी अतीक अहमद को अब बाहर निकाल दिया गया है। वो नैनी जेल के अंदर पहुंच चुका है, वो अपनी बैरक के अंदर पहुंच चुका है। अब ये दरवाजे बंद होकर, ये यही गाड़ी थी जो हम तस्वीरों में लेकर के भी ये वापसी, देखिए चित्रा जी आप ही की तरफ गाड़ी आ रही है, जिस गेट पे आप मौजूद हैं, हम फ्रंट गेट पर मौजूद है जहां से ये गाड़ी अंदर प्रवेश की थी, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि गाड़ी को अंदर लिया गया, मेन दरवाजा खोल करके पूरी गाड़ी अंदर कर ली गई ताकि अतीक अहमद का कोई विजुअल न मिलने पाए। मीडिया की कवरेज को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार 24 घंटे की कवरेज मीडिया ने दी, तो ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इसको सड़क से लाने की क्या जरूरत थी। अगर जिस तरीके से गोपनीय ऑपरेशन रखा गया, साबरमती जेल में पहुंचती है, वहां पर उसके बाद शाम को कल 6 बजे से ये पूरा एक तरीके से साबरमती जेल से इसके निकालने के बाद लगातार जो कवरेज हो रही है, और अब वो अतीक अहमद नैनी जेल के अंदर, जो अतीक अहमद आतंक का पर्याय, जिसके लिए कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर कभी कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ, कोई भी केस जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हो, उस नैनी जेल में अतीक अहमद है। और कल अतीक अहमद को उस अपहरण कांड में, उस उमेश पाल के अपहरण कांड में जो फैसला सुनाएगी कोर्ट, उसको कहा जाए कि चार्जशीट चूंकि दाखिल की जा चुकी है प्रयागराज पुलिस ने, तो अब कल कोर्ट फैसला सुनाएगी। और ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि अतीक और अशरफ दोनों एक साथ एक ही इसी साल फरवरी में उन्हें, जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ, इसी फरवरी में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब परिवार को इंतजार है इंसाफ का, उनकी पत्नी की ओर से बयान भी सामने आया है, उनको उम्मीद जगी है। लेकिन संतोष, यहाँ पर जानना चाहेंगे कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा इसके बारे में आप बताइए। कल कितने बजे यहाँ से इस गैंगस्टर को निकाल कर लेकर जाया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट की दूरी यहाँ से कितनी ज्यादा है, इसके बारे में जरा विस्तार से आप बताइए संतोष। देखिए यहाँ से अगर कोर्ट की दूरी को कहें तो महज 15 से 20 किलोमीटर का अगर पूरा जो चंक है, वो चूंकि तमाम रास्ते हैं, अगर वैसे रास्ते है प्रयागराज में ही, ये यमुना पार का इलाका है जहाँ पे नैनी सेंट्रल जेल है, और नैनी सेंट्रल जेल जब मेन शहर की तरफ जो सीजीएम कोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा, एमपी एमएलए जो कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। और लगभग जो 12:30 बजे का वक्त, जो कल जो हमारे पास जो पत्र था जो एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने साबरमती के जेल अधीक्षक को लिखा था, उसमें 11 बजे पेश करने को कहा था, लेकिन आज जो प्रयागराज जेल के अधीक्षक को, नैनी जेल के अधीक्षक को दिया गया, उसमें 12:30 बजे के वक्त दिया गया कि 12:30 बजे के लगभग कल अतीक अहमद और अशरफ को, जो उमेश पाल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं, उनको फैसला चूंकि सुनाया जाना तो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 11 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद ये कहा जाए क्या उसको निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद कोर्ट में तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं। कोर्ट के बैठने से पहले, यानी कि मिलॉट के बैठने से पहले वहां पर आरोपी को पहुंचना होगा, तमाम कागजात होंगे जिस पर दस्तखत करने होंगे, तमाम जो चीजें होंगी, वकीलों से भी वहां पर वकील भी मिलेंगे अतीक अहमद को और अशरफ को। तो कहा जा सकता है कि करीब 11 बजे के लगभग यहां से अतीक को निकाला जाएगा, और अतीक के साथ साथ अशरफ को भी निकाला जाएगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में जो अतीक और अशरफ दोनों ही को एक्यूज हैं, और इसके साथ ही जो तीसरा आरोपी चित्रकूट जेल से लाया गया, उसको भी कल, तीनों आरोपी, ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल अपहरण कांड में कल जो फैसला होगा
तब अतीक और अशरफ एक साथ होंगे। और एक ये भी अजीब इत्तेफाक होगा कि दोनों भाई एक ही केस में, और अभी तक दोनों के ऊपर कभी कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ, और दोनों एक ही केस में, और एक ही केस ऐसी परिस्थिति में आ गया कि अब उनको सजा सुनाई जा सकती है। ये चूंकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कल फैसला आएगा, लेकिन कल एक सजा सुनाई जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है उसमें सबसे गंभीर धारा 364A 364A आईपीसी की धारा है, यानी कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, रंगदारी वसूली के लिए अपहरण किया जाना, और जिसमें जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि अगर कहा जाए तो फांसी की भी सजा उसमें प्रावधान है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सजा का ऐलान करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो फांसी और उम्र कैद है। यही वजह है कि अतीक अहमद नहीं चाहता था। जानकारी संतोष आप दे रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, जल्दी से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नैनी जेल लेकर आया जा चुका है कुख्यात अपराधी को। इस वक्त जेल के भीतर बंद है अतीक अहमद, उसको पहुंचाया जा चुका है, उसके किए की सजा उसको कल मिलने वाली है, जिसको लेकर आपको बता दीजिए तैयारियां पहले से ही चल रही थी। साबरमती जेल से कल 5:45 बजे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उसको लेकर चलना शुरू किया था। 24 घंटे तक लगातार चलने के बाद इस वक्त वो कुछ ही देर पहले पहुंचा, यानी कि पूरे 24 घंटे का सफर तय करने के बाद वो पहुंचा प्रयागराज की नैनी जेल में। हालांकि नैनी जेल से उसका रिश्ता पुराना है, पहले भी कुछ मामलों में इस जेल के भीतर वो आ चुका है, लेकिन आपको बताते चले उसके किए की सजा कभी उसको नहीं मिली है। अदालत से कभी भी फैसला नहीं आया कि उसको इसके किए की सजा सुनाई जाए। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले जिसके खिलाफ दर्ज हो, जरा सोचिए उसके खिलाफ गवाही देने वाले भी कितने डर और दहशत के आलम में रहते होंगे। 2005 में राजू पाल, जो कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है अपने दर्शकों को पहले वो बता देते हैं। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक रहता है लगातार 5 बार तक अतीक अहमद। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद सांसद चुना जाता है, लेकिन उसी सीट पर समाजवादी पार्टी उसके भाई अशरफ को टिकट दे देती है। वहीं से राजू पाल जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, पहली बार वो जीत हासिल करते हैं, अशरफ को उस सीट पर वो हरा देते हैं। ये बात इस डॉन को, उसके परिवार को रास नहीं आती है। 2005 में राजू पाल को अप्रैल में उनको मार दिया जाता है। राजू पाल जो बीएसपी के मायावती की पार्टी के विधायक थे, मार दिया जाता है और हत्या का आरोप इसी अतीक अहमद अशरफ पर, जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसके ऊपर लगता है। 2006 में जो कि राजू पाल के हत्याकांड मामले में जो गवाह देने वाले थे उमेश पाल, उनका अपहरण कर लिया जाता है। उमेश पाल का अपहरण करने के बाद कोर्ट में जबरन उनको ले जाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाए जाते हैं। उसके बाद 2007 में आपको बताते चले, 2007 में उमेश पाल की ओर से साहस करते हुए, उमेश पाल के इस मामले में तारीफ करनी होगी, उमेश पाल की ओर से साहस करके इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 2007 का ये मामला है। और आपको बताते चले इसी साल की शुरुआत में फरवरी महीने में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जब गवाही के बाद वो अपने घर को लौट रहे थे। इतना लंबा ये पूरा का पूरा मामला, उसी पूरे मामले में आपको बताते चले अदालत की ओर से आदेश दिया गया कि साबरमती जेल से इसको निकालकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में शिफ्ट किया जाए। हालांकि इसको लेकर इसके पहले ही कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा चुका था, कहा था कि साबरमती जेल भैया नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर मेरा फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। ये इस तरह की स्थिति थी। लेकिन अब जाकर न्याय की उम्मीद न सिर्फ राजू पाल के परिवार के लिए, उमेश पाल जो अब नहीं रहे उनके परिवार के लिए, और उम्मीद यही है कि कम से कम सख्त से सख्त सजा हो ताकि इस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वो सजा क्या होगी? कल से ही लगातार डर और दहशत का आलम था। बार बार परिवार की ओर से कहा जा रहा था कि फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। गाड़ी कहीं पर भी टर्न लेती थी, ऐसा लगता था कि अब कुछ हो जाएगा। वहां पर एक जगह गाय भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उनके काफिले से टकराती है, गाय की जान चली जाती है। तो कई तरह के सवाल मिलते रहे, लेकिन उसके बाद जवाब ये मिला कि फिलहाल आ चुका है यहाँ पर अतीक अहमद जेल के भीतर, और अब जेल के भीतर उसको खाना पानी जो भी दिया जाएगा, कल उसकी दिन में पेशी होनी है यहीं की एमपी एमएलए कोर्ट में। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संतोष ओझा बने हुए। संतोष, पेशी के लिए कल कितने बजे यहाँ से उसको निकाला जाएगा? किन किन लोगों की कोर्ट के भीतर मौजूदगी रहेगी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए आप संतोष। देखिए, यहाँ से चूंकि 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो जेल अधीक्षक को जो पत्र दिया गया है इंस्पेक्टर धूमनगंज की तरफ से। देखिए, उमेश पाल अपहरण कांड जो हुआ उसमें जो थाना क्षेत्र था वो धूमनगंज था, और जहां पे उमेश पाल की हत्या होती है वो भी धूमनगंज है। तो धूमनगंज इंस्पेक्टर की तरफ से जो अर्जी डाली गई एमपी एमएलए कोर्ट में, उसके बाद जो जेल अधीक्षक के लिए जो आदेश दिया गया उसमें 12:30 बजे का टाइम दिया गया कि 12:30 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है। यानी कि 12:30 बजे तक हर हाल में कोर्ट
में खड़े हो जाना है तो उससे पहले ही लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच का एक वक्त तो हम मान सकते हैं कि तब निकाला जाएगा, क्योंकि वहां इस पूरे इलाके से लेकर यानी नैनी सेंट्रल जेल से लेकर के और MP MLA कोर्ट तक पूरे रूट पर सिक्योरिटी रखी जाएगी। करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये सफर होगा जो वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखी जाएगी। MP MLA कोर्ट में भी कल जांच करवाई जाएगी, कोई अनाधिकृत व्यक्ति न पहुंचने पाए। जो वकील होंगे, जो केस से जुड़े लोग होंगे वही अंदर प्रवेश कर पाएंगे, जो रजिस्टर्ड जो वकील होंगे वही पहुंच पाएंगे। इस तमाम तरीकों से एक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और कल जब उमेश पाल अपहरण कांड में, आप चित्रा जी सोचिए कि 2006 में अपहरण होता है, 2007 में FIR होती है और 2007 के बाद आज 2023 में उसका फैसला आता है, यानी कि लगभग 16 साल के बाद ये फैसला आ रहा है। और उस व्यक्ति के अपहरण कांड का फैसला आ रहा है जिसका हत्या हो गई है 24 फरवरी 2023 को, यानी ठीक एक महीने पहले हत्या हो जाती है। अहम जानकारी आप देते हुए, लेकिन कुल मिलाकर अतीक को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हो चुकी है पूरी तैयारी। सजा का ऐलान कल होगा और आपको बता दें अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर जब से शिकंजा कसना शुरू हुआ है, सालाना 1200 करोड़ का नुकसान उसके गुंडों को हो रहा है।